अपने देश में कुछ लोगों को हर बात में रोबे की आदत काय पड़ गई है। जब देखो तब रोना रोना और बस रोना। अरे भाई कछु तो देश के बारे में सोच लो। अपनो भारत एक सेकुलर देश है तो सब कछु तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगा। समझा करो यार, ऐसे ही तुमने जब 3 तलाक बिल आया तब भी ऐसे ही रोना लेकर बैठ गए कि मोदी सरकार इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है, मुसलमानों से उनका हक छीना जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई पहले 3 तलाक को समझ तो लेते कि क्या है। 3 तलाक वही ना जिसमें तुम कह देते थे तलाक 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 और बस एक लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती थी। और अगर वो कहीं न्याय मांगने जाए तो उसे कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता था। तो जब मोदी सरकार ने इस 3 तलाक को खत्म किया तो इसमें रोने की क्या बात थी भाई। अरे जो तो मुस्लिम महिलाओं के लाने ब्रह्मा जी को वरदान, जैसो तो तेमा उन पर जुल्म ना हो सके, कहबे को मतलब कछु बात बिना जाने समझे सड़कों पर रोने धोने क्यों बैठ जाते हो। पहले बात की जमीनी हकीकत पता किया करो कि इसमें फायदा है या नुकसान। ठीक वैसे ही जब मोदी दादा सीए और एनआरसी लाई तो बामे भी तुम रोने धोने बैठ गए, जबकि जे बिल से भारतीय मुसलमानों को कछु लेबो देवो नहीं। तो बेसब्रे बिल को मकसद तो बस बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं जिस पर इस्लामी मुल्कों द्वारा अत्याचार हो रहा है उन्हें भारत में शरण देना था। लेकिन कछु मदरसा छाप जाहिल गंवारों ने मुस्लिमों को भड़काया कि जा बिल से भारत के मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। बस इतनी सी बात को बिना जाने समझे तुम लोग उन जाहिलों की बातों में आकर देश की संपत्ति तोड़ने बैठ गए। अरे भारत सेकुलर देश है, जा देश पर जितना हक हिंदुओं को है उतने ही मुसलमानों को भी है। तो भला मुसलमानों को सरकार देश से कैसे निकाल सकती है? नहीं, लेकिन तुम लोग सड़क पर आ गए, देश की संपत्ति जलाने, दुकानें जलाई, पत्थरबाजी की और तो और देश की टुकड़े की बात तक करने लगे। यार तुम मतलब क्या है? अरे कुछ अता पता है नहीं और बस चल दिए मुंह उठाकर पत्थर फेंकने। सबको याद है वो शाहीन बाग का नजारा, और आज भी तुम वैसी ही हरकत कर रहे हो। आज फिर तुम लोग एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इन मदरसा छापों की बातों में लगे हो। आज भी बिना बात को जाने तुम इस्लाम के लिए शहीद होने की बात कर रहे हो। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों? सिर्फ जैसे कि सरकार वक्फ बोर्ड में एक नया संशोधन करने जा रही है। तुमको पता है नए बिल में क्या प्रावधान है? नहीं पता होगा क्योंकि तुमको तो तुम्हारे आका ओवैसी ने कह दिया है कि सरकार मुसलमानों से मस्जिद और उनकी जमीन छीनना चाहती है बस। और तुम लोग उनकी बातों में आ गए और जंतर मंत्र सहित अरुणाचल प्रदेश और बिहार में धरने देने लगे, धमकी देने लगे कि वक्फ बिल पास हुआ तो वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है। अरे भाई 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, अल्लाह की इबादत करते हो और अल्लाह में विश्वास करते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो बस विश्वास रखो ना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, तुम जो मदरसा छाप लोगों की बातों में लग गए। अरे जे तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं और तुम क्या हो? तुम तो एक आम नागरिक हो और वो राजनेता है। उनके पास अरबों की संपत्ति है और अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो उनको मिर्ची लगेगी ही। लेकिन तुम लोग क्यों अपनी रोजी रोटी छोड़कर इनकी बातों में देश जलाने निकलते हो? यार काय कर रहे भैया ऐसो? वक्फ बोर्ड ही तो है, हटेगा थोड़ी, बस कुछ संशोधन होगा और इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मुस्लिम महिलाओं का फायदा है, हर गरीब मुस्लिम व्यक्ति का फायदा है। लेकिन ओवैसी और वक्फ पर बैठे अमीर लोगों को ये कहां पसंद आने वाला कि वक्फ बोर्ड से मुस्लिमों का भला हो। इसलिए तो ये झूठ बोलकर मुस्लिम भाइयों बहनों को भड़का रहे हैं। सही तो कह रहा हूं? अगर ना मानो तो देखो तुम्हें बताऊं मैं नए संशोधन में क्या है और वहां से हर गरीब मुस्लिम परिवार को भला हुआ। जब अपनो देश आजाद भव बाके 7 साल बाद 1954 में जा वक्फ बोर्ड को गठन भव, किंतु परंतु फिर बाद में चाहे निरस्त कर दो और जाके 1 साल बाद 1955 में फिर से 9 वक्फ अधिनियम बनाओ और जामे वक्फ बोर्डों के अधिकार दे दे। फिर 30 साल बाद यानी 1995 में वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन करो और जामे नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या चैरिटेबल मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा, न कि जमीन का मालिक। फिर 2013 वक्फ बोर्ड के अधिनियम 1995 में एक और संशोधन हुआ। संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी और वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, आप सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो बताओ मुस्लिम भाइयों, अगर किसी गरीब की जमीन वक्फ ने हड़प ली है तो वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? आज वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां हैं। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं, जबकि आज भारत में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। जबकि साल 2006 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी जितनी जमीन वक्फ के पास है उस हिसाब से उसकी सालाना इनकम
कम से 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं आई, ये लोग कागजों में अपनी कमाई सिर्फ 200 करोड़ ही बताते हैं। तो यही तो सारा खेल है बाबू। खुद बहुत सारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो करप्शन कर रहे हैं, और इतनी जमीन और पैसा होने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने कभी किसी गरीब मुस्लिम की मदद नहीं की। कभी न्यूज में नहीं सुना कि वक्फ ने किसी गरीब का घर बना दिया हो, किसी को जमीन दे दी हो, या किसी को 10 रुपए दे दिए हो। नहीं, क्योंकि वक्फ पर सिर्फ वो लोग बैठे हैं जो अपना फायदा देखते हैं। उन्हें देश में रह रहे गरीब मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बस धर्म के नाम पर अपना हाथ बना रहे हैं और कुछ नहीं। अब ऐसे में मोदी सरकार में वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन प्रस्तावित हैं, उनमें वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर नकेल कसी जाएगी। नकेल मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी या उसे किसी के द्वारा दान में दी गई संपत्ति नहीं मिलेगी, बल्कि इस एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन किया जाए। वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन संपत्तियों का भी अनिवार्य वेरिफिकेशन प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। अभी तक क्या होता था कि वक्फ के पास जितनी जमीन है या जिस पर उसने अवैध कब्जा किया है, तो उसका डेटा सरकार के पास नहीं है, जिसके चलते वक्फ के पदों पर बैठे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती हैं, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सकेगी। इतना ही नहीं, मुस्लिम औरतें जो इन मदरसा छापों की बातों में आकर सड़कों पर आ जाती हैं, तो बहन आपसे कहना चाहूंगा कि आज मुस्लिम देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं। भारत में भी मुस्लिम महिलाएं सांसद, विधायक, मंत्री और उपराष्ट्रपति तक बन चुकी हैं, पर वो वक्फ बोर्ड की मेंबर नहीं बन सकती। क्या ये भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिले? मुझे लगता है कि इस्लाम के लोग बस उनकी महिलाओं को घर में बुर्के में कैद देखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो होने दो ना। वक्फ बिल पास, क्या दिक्कत है? इस नए बिल में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। बताओ भाई, अगर कोई मुस्लिम महिला इन पदों पर आती है तो इसमें तुम्हारे गुर्दे लाल पीले क्यों हो रहे हैं? अब मोदी दादा वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14 में बदलाव करेंगे, ताकि अगर वक्फ किसी की वैध जमीन पर कब्जा करता है तो वो व्यक्ति वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा, जो कि अब तक नहीं होता था। भूलो मत, कितने साल तक वक्फ बोर्ड में बैठ लोग तालमेल करके ट्रिब्यूनल में फैसले देते हैं, और उस फैसले को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसमें विपक्ष को क्यों बुराई नजर आ रही है। और ये सोचने वाली बात है कि क्या ये तरीका लोकतांत्रिक है? देश में कोई भी कानून सुपर लॉ नहीं हो सकता। आज वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के किस्सों से पूरा देश वाकिफ है, और मुसलमान भी। नियमों के मुताबिक वक्फ संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती, न ही उसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता, और वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है। देश भर में ऐसी कुल 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु ने अधिकतम 734 संपत्तियों को अलग किए जाने की सूचना दी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं। इसके अलावा मुसलमानों ने जो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्ड को दान किया, ये सोचकर कि इस संपत्ति का उपयोग सिर्फ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान किया था। पर यहाँ तो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए इतने भारी भरकम बोर्ड के पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि ताकतवर मुसलमानों ने न केवल बोर्ड पर कब्जा जमाया हुआ है, बल्कि वक्फ की जमीनों पर उन्हीं का कब्जा है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं कि नया बिल अगर ढंग से लागू हो सका तो माइनॉरिटी को काफी फायदा होगा। जावेद कहते हैं कि तेलंगाना में 3000 करोड़ या इससे कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी पर ओवैसी का काम हो रहा है। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। वही वक्फ एक्ट कहता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्फ की दौलत लीज पर नहीं ली जा सकती, लेकिन यहाँ तो इसे फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टा सस्ते दामों पर ये जमीनें किराए से दी जा रही है। इसलिए इस नए बिल में यह प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। खैर, ओवैसी ही नहीं, कई और मुस्लिम समाज में ताकतवर लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को सालों से लीज पर लिए हुए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर ने वक्फ की 275 एकड़ पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे 200 नेता और संस्थान होंगे। खैर, वैसे भी सरकार मस्जिदों या मुस्लिम धर्म के किसी रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो अगर इसका डेटा सरकार या आम मुस्लिम जन तक चला जाएगा तो इससे दिक्कत क्या है? कुछ नहीं। वक्फ पर बचते घोटालेबाज और कुछ इनके राजनीतिक साथियों को डर है कि उनकी पोल खुल जाएगी।
बिल्डर या बिजनेसमैन वक्फ की जमीन की पहचान कर बोर्ड मेंबरों से संपर्क करते हैं, उन्हें पौने दाम पर जमीन बेच दी जाती है और सदस्यों को उनका हिस्सा मिल जाता है। जिन राज्यों में वक्फ की जमीन आसानी से नहीं बिक पाती है, वहां बेहद आसान लीज पर इन्हें बिल्डरों या कारोबारियों को सौंप दिया जाता है। यहाँ भी बोर्ड के सदस्यों को उनका हिस्सा मिल जाता है। देश में कई इमारतें, होटल, मॉल और फैक्ट्रियां वक्फ की जमीनों पर खड़ी हैं। या तो बेहद कम कीमत पर ये जमीनें बेच दी गईं, या फिर बहुत कम किराए पर मुहैया करा दी गईं। उम्मीद तो यह की जाती है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए पैसों का इंतजाम करेगा, लेकिन देश भर के वक्फ बोर्ड में अनियमितता और भ्रष्टाचार की भरमार रही है। इतना ही नहीं, जब भी कभी वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच को लेकर बात आती है, तो बोर्ड सदस्य अक्सर ये जुमला दोहरा देते हैं और खुद को बचाने के लिए कहते हैं, इस्लाम खतरे में है, और मासूम मुसलमानों को रोड पर छोड़ देते हैं पुलिस का डंडा खाने के लिए। और यही लोग फिर कहने लगते हैं कि खून की नदियां बहा देंगे, गोलियां कम पड़ जाएंगी, दूसरी शाहीन बाग बना देंगे, जैसे कई फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। मतलब ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। किसी की जमीन को वैध बताकर हड़प लेना। भारत के अलावा किस देश में भला ऐसा कानून होगा? तो इन जैसे लोग ही होते हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो समझने की कोशिश करो भैया, तुमरे समझ की सबरी आफत इतनी तो है। मतलब तो चीज में बहुत पहले सुधार हो जाने चाहिए हो, तो वो नहीं हो। और अगर अब हो रहा तो तुमरे गुर्दा का इलाल पी रहे हो रहे यार, जामे तुम्हें कहाँ को सेकुलरिज्म में खतरा में दिख रहा हो। तुम्हें कौन सी दिशा से लग रहा हो कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही? और तुम्हारी जई हरकत पे तो हिंदू भाई भी कहने लगे कि हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए, और बाहें भी हक दो कि वो भी कोई की भी जमीन छीन सके, बिल्कुल जा वक्फ बोर्ड जैसे। फिर तुम भी सिर्फ सनातन बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाओ और अपील करो, बनाओ ना सनातन बोर्ड और कर दो ऐलान, बस फिर का सबरो मैटर तय खत्म हो जाए और फिर तुम्हारी भी अक्ल ठिकाने आ जाए। समझो यार, अगर हे भारत सेकुलर देश बनाओ है तो सब्र हक तुम्हें हे काय मिले, हिंदुओं हे काय कछु नहीं दो सरकार ने। और अगर ऐसो है तो जो अपनो देश सेक्युलर कहां से होगा? फिर काय सदियों से सेक्युलरिज्म चिल्ला रहे, मत चिल्लाओ। सही कहते चीटा काय काटत तुम्हें, कहूं आग लगाने की धमकी देत कहूं कछु। अरे धीरज रख लो चाचा, वो वैसी जैसे तो मरे जा रहे काय की, उन्हें फिर फायदा ना मिले, वे घपला ना कर पाए। अब और का कहूं, बाकी तुम सब खुद समझो। खैर वो सब छोड़ो, जा बताओ कैसी लगी वीडियो, कमेंट में बताओ। साथ ही ऐसे ही गुर्दा जलाने वाली रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को और बेल आइकन भी दबा दो। जय हिंद, जय श्री राम।